Doma versus Akaza, good versus evil, I mean less evil versus more evil. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेनियन पे, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर मून 2 डोमा और अपर मून 3 अकाजा के बारे में। आज की वीडियो में हम इन दोनों के ऊपर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। नाउ वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के ही पावर लेवल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इन दोनों में से किसी एक को विनर घोषित करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए हम इन दोनों को कुछ पावर क्राइटेरियाज के ऊपर जज करेंगे, जो कि होंगी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन, ब्लड डीमन आर्ट एंड फाइटिंग स्किल्स। तो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीमन की स्ट्रेंथ जितने ज़्यादा ह्यूमंस को कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। डोमा की एज 150 ईयर्स है और अकाजा की एज 200 ईयर्स है। एज के हिसाब से अकाजा ने ज़्यादा लोगों को खाया होगा, लेकिन क्योंकि डोमा सिर्फ वुमेंस को कंज्यूम करता है इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ अकाजा के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, क्योंकि वुमेंस पे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन अकाजा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिर्फ लोगों को कंज्यूम करने पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी करता है। क्योंकि अकाजा अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट मानता है, इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है। हमने रेंगोकू और अकाजा की फ़ाइट में देखा गया था कि अकाजा अपनी बेयर हैंड से रेंगोकू से फ़ाइट कर पा रहा था, लेकिन हमने अभी भी डोमा की कोई ऐसी फीट नहीं देखी है जिसमें उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को शोकेस किया गया हो। भले ही उसने शिनोबू से फ़ाइट की थी, लेकिन शिनोबू बहुत ही वीक हाशिरा थी और उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि अकाजा और डोमा की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इक्वल है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अकाजा की स्ट्रेंथ डोमा के ऊपर थोड़ी एज रखती है। तो फिर चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है स्पीड। हमने रेंगोकू और अकाजा की फ़ाइट में क्लियरली अकाजा की स्पीड देखी है। अकाजा की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि तांजीरो और इनोसुके उसे देख तक नहीं पा रहे थे और उस समय अकाजा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे भी नहीं लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ है डोमा, जिसने अपने फास्टेस्ट हाशिरा शिनोबू से फ़ाइट की है और उसे अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से ओवरवेल्म कर दिया था इन्फिनिटी कासल आर्क में। और जब वो कनाओ और इनोसुके से लड़ रहा था तो वो उनके साथ खेल रहा था और सीरियसली फ़ाइट तक नहीं कर रहा था। इससे हमें उसकी स्पीड का पता चलता है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है और इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों की स्पीड काफ़ी हद तक इक्वल ही है। तो इस मामले में हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपनी थर्ड क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। ये दोनों ही कैरेक्टर्स डीमंस हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। तो पहले बात करते हैं अकाजा के बारे में। रेंगोकू और अकाजा की फ़ाइट में हमने देखा था कि रेंगोकू अकाजा के डिफेंसेस को ब्रीच कर पा रहा था और उसके अच्छा खासा डैमेज दे पा रहा था। ये बात अलग है कि उस समय अकाजा अपने फुल स्ट्रेंथ पे नहीं लड़ रहा था और वो अपने अपोनेंट को खुद पे हिट करने देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत आसानी से रीजनरेट कर लेगा। लेकिन फिर भी रेंगोकू अकाजा के लिम्स को काट पा रहा था। इसकी एक वजह ये भी है कि अकाजा क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट करता है और उसकी ब्लड डीमन आर्ट भी इसी से सूटेड है, इसीलिए उसे अपने अपोनेंट के सामने जाकर लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे डैमेज लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है डोमा, जो कि अपने अपोनेंट से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके फ़ाइट करता है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं लेता है और उसके डिफेंसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही शिनोबू से फ़ाइट करते वक्त शिनोबू ने डोमा को पॉइजन कर दिया था, लेकिन डोमा उस समय सीरियसली फ़ाइट नहीं कर रहा था और वो जानता था कि वो शिनोबू के अटैक से रिकवर कर लेगा। वो अपने ब्लड डीमन आर्ट पे फ़ाइट कर समय बहुत हेविली रिलाई करता है और उसकी ब्लड डीमन आर्ट उसे ये अलाउ करती है कि वो अपने अपोनेंट से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके फ़ाइट करे, जिस वजह से वो फ़ाइट में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं लेता है। हमने एनिमे और मांगा में अकाजा की गर्दन 2 बार कटते देखी है। पहली बार रेंगोकू ने उसकी गर्दन ऑलमोस्ट काट दी थी और दूसरी बार तांजीरो ने उसकी गर्दन काटी थी इन्फिनिटी कासल आर्क में। वहीं दूसरी तरफ डोमा की गर्दन काटने के लिए इनोसुके और कनाओ दोनों ही की हेल्प लगी थी, तब भी जब वो बहुत ज़्यादा पॉइजन था। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि डोमा की ड्यूरेबिलिटी कहीं ना कहीं अकाजा से ज़्यादा है और वो फ़ाइट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर सकता है।
तो फिर चलते हैं अपनी फोर्थ क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है रीजनरेशन। अब डीमंस की रीजनरेशन इस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी एज कितनी है और उन्होंने कितने ज़्यादा ह्यूमंस को कंज्यूम किया है। अब भले ही अकाज़ा की एज डोमा से ज़्यादा हो, लेकिन डोमा सिर्फ वुमेंस को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसकी डिमोनिक पावर्स अकाज़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। इसी वजह से हम ये मान सकते हैं कि डोमा की रीजनरेशन अकाज़ा से थोड़ी ज़्यादा तेज़ होगी। हालांकि इन दोनों की रीजनरेशन का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अपर मूस की रीजनरेशन ऑलरेडी बहुत तेज़ होती है और इन दोनों की रीजनरेशन स्पीड में कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का डिफरेंस होगा। तो इस मामले में हम इन दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है ब्लड डीमन आर्ट। अकाज़ा की ब्लड डीमन आर्ट का नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपस नीडल, लेकिन वो इसे टेक्निक डेवलपमेंट कहता है। इस ब्लड डीमन आर्ट में अकाज़ा अपने फिस्ट में एयर को कंप्रेस करता है और फिर एक मुक्का मारता है, जो कि सीधा उसके अपोनेंट को जाके लगती है। ये ब्लड डीमन आर्ट उसके क्लोज क्वार्टर कम्बैट और मार्शल आर्टिस्ट फाइटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। इस ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करके अकाज़ा ने कई हाशिरा से फाइट की है, जैसे कि रेंगोकू, गियू और तांजीरो। वहीं दूसरी तरफ डोमा की ब्लड डीमन आर्ट का नाम है क्रायोकिनेसिस। क्रायोकिनेसिस का यूज़ करके डोमा आइस को क्रिएट, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकता है और वो अपने इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा कोल्ड कर सकता है। फाइट के दौरान डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट पे बहुत ज़्यादा हैविली रिलाई करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट और ये डोमा की कोल्ड पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। फाइट के दौरान डोमा अपने क्लोन्स भी बना सकता है, जो कि आइस के बने होते हैं और उसके अपोनेंट पे अटैक करते हैं। ये क्लोन्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डोमा की मोस्ट पावरफुल टेक्निक का नाम है फ्रॉस्ट लिली बुद्धिस्ट, जिसमें वो एक बहुत बड़ा सा बुद्धा स्टैचू क्रिएट करता है, जो कि उसके अपोनेंट पे अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ है अकाज़ा, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट का मोस्ट पावरफुल टेक्निक का नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ एनाइलेशन, जिसका हमने इंगोकू और उसकी फाइट में देखा है। इन दोनों की ब्लड डीमन आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोमा की ब्लड डीमन आर्ट अकाज़ा से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इसीलिए इस मामले में हम लोग डोमा को विनर घोषित करते हैं। तो फिर चलते हैं अपने आखिरी क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है फाइटिंग स्किल्स। अब मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अकाज़ा की फाइटिंग स्किल्स डोमा से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला, क्योंकि अकाज़ा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। अकाज़ा अपने खाली टाइम में हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ डोमा अपने खाली टाइम में टाइम पास करता है। दूसरा रीज़न है एक्सपीरियंस। जब भी मुजान को किसी हाशिरा को मारना रहता है, वो या तो कोकुशिबो या तो अकाज़ा को भेजता है। इस वजह से अकाज़ा का एक्सपीरियंस डोमा से बहुत ज़्यादा है। भले ही इन दोनों के पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा इक्वल हो, लेकिन एक्सपीरियंस और स्किल्स के मामले में अकाज़ा डोमा से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और हमने रेंगोकू और अकाज़ा की फ़ाइट में देखा है कि अकाज़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, वहीं दूसरी तरफ डोमा फाइट के दौरान अपने ब्लड डीमन आर्ट पे रिलाई करता है। रिजल्ट पे आने से पहले हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कुछ फीट्स के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं अकाज़ा के बारे में। अकाज़ा एक अनडिफीटेड डीमन है, जिसने पास्ट में भी बहुत सारे हाशिरास को मारा है और हमने एनिमे और मांगा में उसे कई सारे हाशिरास से फाइट करते देखा है, जैसे कि रेंगोकू, गियू और तांजीरो। रेंगोकू को अकाज़ा ने मार दिया था मुगेन टेग आर्क में, और इन्फिनिटी कासल आर्क में हम उसे गियू और तांजीरो से फाइट करते देखेंगे, जिन्होंने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अकाज़ा को हरा नहीं पाए थे। सर कटने के बाद भी अकाज़ा अपने सर को रीजनरेट कर पाया था, लेकिन अपनी मेमोरीज़ वापस आ जाने की वजह से अकाज़ा ने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया था। अगर अकाज़ा खुद को नहीं मारता तो उस समय गियू और तांजीरो हार जाते। वहीं दूसरी तरफ है डोमा, जिसने अपने फास्टेस्ट हाशिरा शिनोबू से फाइट की है और उसे हराया है, लेकिन शिनोबू सबसे वीकेस्ट हाशिरा भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डोमा पावरफुल हाशिरा से फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन हमें एनिमे और मांगा में डोमा की कोई ऐसी फीट नहीं दिखाई गई है जिसके ऊपर हम लोग बात करें। हो सकता है कि पास्ट में डोमा ने पावरफुल हाशिरा से फाइट की हो और उन्हें हराया हो, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। डोमा का एंड भी हाशिरास के हाथों नहीं हुआ था, बल्कि इनोसुके और कनाओ ने मिलकर डोमा को मारा था। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमा के पास कोई ऐसी बड़ी फीट नहीं है। तो क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने की लड़ाई करें? वेल, अगर हम पावर क्राइटेरियाज के बेसिस पे देखें तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इक्वल फुटिंग पे हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स डीमंस हैं, इसीलिए इन लोगों की फाइट बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि दोनों ही अपने डैमेज को रीजनरेट कर सकते हैं।
इन दोनों के मैच का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन किसको ज़्यादा डैमेज दे पा रहा है। इस मामले में कहीं ना कहीं डोमा अकाज़ा के ऊपर एज रखता है अपनी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से, लेकिन अगर अकाज़ा ने अपने टैक्टिक्स और फाइटिंग स्किल्स का सही से इस्तेमाल किया तो वो भी डोमा को बहुत अच्छा डैमेज दे सकता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हुए इस मैच का रिजल्ट अपने ऑडियंस पे छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फेवरेट कैरेक्टर्स को वोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, अकाज़ा या डोमा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।